फ्रेज़ है कि यू आर व्हाट यू ईट, आप वो नज़र आते हैं जो आप खाते हैं। सो ये चीज़ें हमें, अगर इन चीज़ों को हम रियलाइज़ कर लें कि हमें अपने खाने की रूटीन में क्या रखना है और उसको खाना कैसे है, पकाना कैसे है, ये सारी चीज़ों को समझने के लिए हमें इस तरह के प्रोग्राम्स की ज़रूरत पड़ती है। और हम लोगों को अवेयरनेस दे रहे हैं कि आप खा भी रहे होते हैं और उसको ज़ाया भी कर रहे होते हैं। तो इंशाल्लाह आज के प्रोग्राम में हमारा ये मकसद है कि लोगों को कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशंस दें ताकि वो अपनी सेहत को बेहतर रख सकें। बिल्कुल। और हमारे माशरे का जो एक सबसे बड़ा मसला बनता जा रहा है या बन चुका है वो है मोटापा, मोटापा। ओबेसिटी। तो उसके हवाले से हम बात करना चाहेंगे। मैम, सबसे पहले तो आप अपने तरीके से इसको बयान कीजिए, है क्या? देखिए, मोटापा जो है ना, सबसे पहले तो हमें उसकी काजेज़ को देखना पड़ता है कि इसकी वजह क्या है। इसकी दो वजूहत हो सकती हैं। एक, ऐसे जेनेटिक डिसऑर्डर्स होते हैं जो इनहेरिटेड होते हैं, यानी बड़ों की तरफ से आपकी जीन्स में एक मसला है कि मोटापा आता ही है आपको। लेकिन दूसरी बात ये है कि अगर आपको जीन्स में भी है, आपकी इनहेरिटेड भी है, तो आप उसके लिए कॉन्शियस होना चाहिए। आपको सोचना चाहिए बिफोर द टाइम कि मेरे ख़ानदान में मोटापा है, तो मुझे उससे बचने के लिए अपने आप को कैसे, अपनी डाइट को मैनेज करना है। दूसरी बात ये होती है कि आपके ख़ानदान में किसी में भी मोटापा नहीं है, कुछ हिस्ट्री में इस तरह की चीज़ नहीं है, लेकिन फिर भी बच्चे बड़े जो है वो मोटापे की तरफ जा रहे हैं। तो देन हम फिर उसका असेसमेंट करते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि उनका लाइफस्टाइल जो है ना, वो बहुत ही ज़्यादा वो इस तरह का होता है कि वो बिल्कुल रिलैक्स लाइफस्टाइल गुजार रहे होते हैं। और उन्हें जंक फूड, आपको पता है कि जितनी तेज़ी से ये फूड चेन्स आ रही हैं मार्केट में और जितनी उनकी एडवर्टीज़मेंट की जा रही है, उसकी वजह से लोगों में एक अट्रैक्शन पैदा होती है। तो उससे जो है ना, ये मैं तो समझती, दो चीज़ें तो ये हो गई। तीसरी चीज़ ये है कि अब ज़्यादातर हमारी एक्टिविटीज़ ऐसी होती हैं जो बैठे हुए हम कर रहे होते हैं। हमारी जो एक फ़िज़िकल एक्टिविटी होती थी किसी दौर में, प्ले ग्राउंड्स बड़े आबाद होते थे, हमारे पार्क बड़े आबाद होते थे। आज आप देखें अगर जाकर, तो हॉस्पिटल ज़्यादा आबाद हैं और पार्क जो हैं वो बिल्कुल समझ लें कि बहुत कम ही होंगे जहाँ पे आपको कभी कोई बिल्कुल। रश नज़र आता होगा। सो फिज़िकल एक्टिविटी एंड बैड इनटेक, ये दो चीज़ें ऐसी हैं कि जो मोटापे का बायस बनती हैं। सही। तो मैम, कितने परसेंट जो है वो डाइट मैटर करती है आपके मोटापे में, और कितने परसेंट आपका एक्सरसाइज और वर्कआउट? तकरीबन 70 से 80% जो है ना वो डाइट कंसर्न है विद योर ओबेसिटी। और इसी तरह से 20-30% जो है ना वो आपकी वर्कआउट कंसर्न है। सो इन दोनों चीज़ों को लेके जब हम चलते हैं तो हमें ये देखना पड़ता है। हमारे यहाँ आजकल जो मैं असेसमेंट कर रही हूँ, ना तो लोगों का वर्कआउट होता है और ना ही उनकी इनटेक के बारे में वो कॉन्शियस होती है, यानी वो दोनों चीज़ें उनकी निगलेक्ट होती हैं। अगर आप डाइट कॉन्शियस भी हैं, आप अपनी लाइफ को अच्छी प्लानिंग दे रहे हैं, तो अगर बहुत एक्सर्शन नहीं कर पाते तो आपकी मैनेजमेंट रहती है बॉडी की। दूसरी बात ये भी होती है कि कुछ लोग सिर्फ वर्कआउट पे फोकस रखते हैं मगर वो डाइट के बारे में कॉन्शियस नहीं होते, उन्हें जो मिलता है वो खा लेते हैं, तो फिर वो भी कामयाब नहीं होते। तो इन चीज़ों को लेकर चलने के लिए ये ज़रूरी होता है कि कंसर्न लोग इसके बारे में आपको बताएं कि अगर आपने वेट रिडक्शन करना है तो इसका प्रॉपर तरीका क्या है। यानी सेल्फ थेरेपी मैंने ये देखा जो लोग करते हैं कि नेट से देख लिया, इधर उधर से देख लिया, वो हमेशा नुकसान में रहते हैं। सो हर इंसान की अपनी फील्ड है, हर इंसान का अपना प्रोफेशन है। तो बेहतर ये होता है कि स्पेशलाइजेशन जिन्होंने की हुई है उनके पास जाएं, वो आपको तरीका भी बताएंगे। और इसमें भी फिर आगे बहुत सारी और बातें आ जाती हैं कि कमर्शियली कुछ इस तरह की चीज़ें क्रिएट कर दी गई हैं कि जी आप ये खा लें, जिसे हम सिंथेटिक ट्रीटमेंट करते हैं। सो डाइटिशियंस का जो, मैं ख़ासतौर पे ये कहती हूँ कि हमारा इस पे बिलीव नहीं है कि हम सिंथेटिक वे में किसी का वज़न कम करें। मैं हमेशा फोकस करती होती हूँ कि मैं हाई फाइबर एंड लो कैलोरिक डाइट दूँ, और उसके बाद इंशाल्लाह आप फॉर एवर हेल्दी भी रहते हैं और आपका लाइफस्टाइल भी चेंज हो जाता है। आपकी डाइट में सिर्फ मॉडिफिकेशन होती है, ये कोई मुश्किल काम नहीं, सिर्फ एक प्लानिंग की बात होती है कि आप अपना माइंड सेट कर लेते हैं तो फिर रिजल्ट्स इंशाल्लाह आपको मिलते हैं। सही। और किसी सामीन, अगर आप भी हमारे प्रोग्राम में शामिल होना चाहते हैं तो 0334 19 66 9 66 पर आपके पैगामात जो हैं वो मुझे मौसूल होंगे, और कॉल्स भी दौरान ब्रेक हमें मौसूल होंगी। व्हाट्सएप आप कर सकते हैं 033399495524 पे। फेसबुक का ऑफिशियल पेज है टफियंस FM 96.6। यूट्यूब चैनल रेडियो टफियंस FM 96.6 के नाम से है, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अच्छा मैम, मैं अब आपसे इस मुतालिक पूछना चाहूँगा कि हम एक फिनोमेना हम लेकर चलते हैं, हमारे पास फीमेल्स भी मेल्स भी, कि हम डाइटिंग कर रहे हैं। हम वो जो एक फिनोमेना लेकर चलते हैं डाइटिंग का, और जो आप एक फिनोमेना प्रेजेंट करती हैं डाइटिंग का, उसमें कितना डिफरेंस है? जी, इसमें बहुत बड़ा डिफरेंस जो मैं फ़ील कर रही हूँ। अक्सर मेरे पास जब क्लाइंट्स या पेशेंट आते हैं
तो वो बताते जी मैं डाइटिंग कर रहा हूँ। तो जब मैं उनकी हिस्ट्री लेती हूँ वो डाइटिंग क्या कर रहे थे, वो ओवर कॉन्शियस होते हैं, उन्होंने खाना पीना छोड़ा होता है। वो कहते जी मैं 2 महीने हो गए रोटी नहीं खाई, मैं बहुत थोड़ा सा सुबह को खाया था, फिर मैंने शाम को खाना खाया, सारा दिन मैंने कुछ नहीं खाया। सो दिस इज़ एब्सोल्युटली रॉन्ग। अगर आप साइंटिफिकली देखें इसको और इसका मैकेनिज़्म देखें कि हमें तो वज़न कम करने के लिए अपना मेटाबॉलिज्म को फास्ट करना है, तो उसको फास्ट करने का तरीका ये होता है कि आप अपनी इंटेस्टाइन की जो आपकी जो ट्यूब है, जीआईटी ट्यूब जिसे हम कहते हैं, उसे चलाना ज़रूरी होता है। वो चलेगी, फ्यूल यूज़ करेगी तो आपका वज़न कम होगा। इसकी मैं अक्सर जो इजी वे में एक एग्जांपल देती होती हूँ लोगों को, वो यही है कि गाड़ी में अगर आप फ्यूल डाल लेते हैं, पेट्रोल डाल लेते हैं, आप उसको खड़ी कर देते हैं गैराज में, पेट्रोल उसके अंदर ही रहेगा, वो कंज्यूम नहीं होगा। इसी तरह से अगर आप अपनी इंटेस्टाइन को, जीआईटी सिस्टम को, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सिस्टम को अगर आप चलाते नहीं हैं, आप रोक देते हैं, तो फिर वो जो फ्यूल है आपकी बॉडी का, जो फैट होता है, जो चर्बी होती है जिस्म के ऊपर, फिर वो यूटिलाइज नहीं होती, वो वहीं पे जमा होती है, बल्कि ज़्यादा डेपोजिशन होनी शुरू हो जाती है। सो ये बिल्कुल रॉन्ग तरीका है कि अगर आप खाना पीना छोड़ देते हैं, आपको कभी कामयाबी नहीं होगी कि आप वज़न कम करें। मगर ये है कि खाएं ज़रूर, और लो कैलोरिक एंड हाई फाइबर डाइट्स। सही। अच्छा, डाइटिंग में हम अच्छा, फिर कुछ लोग आपके फिनोमेना को लेकर जब चलते हैं तो वो कहते हैं कि सब खाओ, जो भी आता है आगे खाई जाओ, लेकिन कंट्रोल्ड खाओ, बैलेंस्ड खाओ। ये कहाँ तक ट्रू है? बैलेंस डाइट का तो हमेशा ही हमने इस बात को बहुत प्रमोट किया है कि आपकी खुराक में सारे ही ग्रुप ऑफ फूड होनी चाहिए। ये बहुत अच्छी बात होती है, मगर चंद एक चीज़ें ऐसी आ जाती हैं कि वहाँ पे हमें थोड़ा मॉडिफिकेशन करनी पड़ती है। अब सपोज़ कोई ऐसा पेशेंट है जिसको कार्डियक डिसऑर्डर है, हार्ट का प्रॉब्लम है, तो वो बैलेंस डाइट तो होगी, लेकिन साथ में हम उसका क्या करेंगे, उसका फैट हम जो है ना वो रिड्यूस कर देंगे, तो फिर वहाँ वो बैलेंस नहीं रहती, उसकी फिर अपनी एक और साइड पे ये एक फिनोमेना चला जाता है। इसी तरह से अगर आप ये देखें कि किडनी के जो पेशेंट होते हैं जिनको डायलिसिस हो रहा है या यूरिया क्रिएटिनिन यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है, उनकी हमने प्रोटीन रिस्ट्रिक्ट कर देनी है, ठीक है ना। प्रोटीन रिस्ट्रिक्ट करते हैं तो फिर वहाँ भी वो बैलेंस डाइट नहीं रहती, लेकिन उनके लिए वो ज़रूरी होता है कि मॉडिफिकेशन इन डाइट की जाए। सो जो हेल्दी लोग हैं जिन्हें कोई भी इशू नहीं है, ना ब्लड प्रेशर का है, ना शुगर का है, ना कोई और ऐसा इशू है, उनको ज़रूर चाहिए कि वो अपनी खुराक में सारे 5 ग्रुप जो हमारी फूड के हैं उसके अंदर वो रखें। ऐसा ना हो कि वो सिर्फ एक ही चीज़ के ऊपर ज़्यादा फोकस रखें, बाकी चीज़ें निगलेक्ट कर दें, इससे फिर डेफिशिएंसीज हो जाती हैं। चलें, सामीन, हम एक ट्रैक की जाने बढ़ते हैं। ट्रैक से वापस आएंगे तो मज़ीद सवालात और मोटापे को कैसे कम करना है, और एक आइडल रूटीन, हमारी डेली आइडल रूटीन जो सभी लोगों के लिए एप्लीकेबल हो, वो क्या होगी, ये हम वापस आएंगे तो पूछेंगे। एक ट्रैक सुनते हैं, फिर वापस आते हैं, हमारे साथ रहिएगा। ऑलराइट जी, वेलकम बैक प्रोग्रेसिव पाकिस्तान। मैम सुरैया इख्तियार मेरे साथ मौजूद हैं। आज हम उनसे जानने की ये कोशिश कर रहे हैं कि मोटापे को किस तरीके से कंट्रोल किया जाए, मोटापे की वजूहात क्या होती हैं, और आजकल जो प्रैक्टिसेस कह लें कि ट्रेंडिंग में हैं, कि जिनसे हम समझते हैं कि मोटापा कम हो जाएगा, उन पर चलना कैसा है, या उनसे कह लें कि बचना वो कैसा है। तो मैम, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि डाइटिंग के हवाले से तो हमने बहुत सारे पॉइंट्स जो हैं वो क्लियर किए हैं, आपने बहुत ही खूबसूरत बात की। 80% सामीन, जैसा कि मैम ने कहा कि आपकी डाइट का किरदार होता है, 20% आपकी एक्सरसाइज, आपके वर्कआउट का किरदार होता है। अच्छा मैम, हम देखते हैं कि बहुत सारी ऐसी फीमेल्स हैं, मेल्स हैं, जो 9 to 5 अगर जॉब करते हैं तो उनका काम सिर्फ बैठ के है, बैठ के काम करना है उन्होंने। तो ऐसे लोगों के लिए क्या आप एक डाइट सजेस्ट करती हैं, या क्या एक लाइफ रूटीन सजेस्ट करती हैं? मैं एक आइडियल रूटीन भी आपसे एंड पे पूछूंगा जो सभी के लिए हो, लेकिन ऐसे लोग जो कि सिर्फ बैठकर काम करते हैं दफ्तरों में, दुकानों में, उनके लिए क्या हुक्म है? देखें, एक डाइटिशियन की यही एक एक्सपर्टी है कि वो लोगों को फैसिलिटेट करे। मैं भी जो वर्किंग करती हूँ, मैं असेसमेंट में ये देखती हूँ कि किसी की ऑफिस टाइमिंग क्या है, क्योंकि कितनी देर बैठता है, हमें फिर उस हिसाब से उसको डाइट प्लान देना होता है। अब देखें, हर बंदा कहीं किसी ग्राउंड में जाके दौड़ नहीं लगा सकता, ख़ासतौर पर फीमेल्स के लिए तो ये वैसे ही बड़ा मुश्किल काम होता है। हमारे पास कुछ ऐसी भी चीज़ें हैं, हम लोगों को एक ऐसा भी नॉलेज देते हैं कि जहाँ आप अपनी सीट पे बैठे हैं, आप वहाँ भी कुछ ऐसी एक्सरसाइज करते हैं, जैसे ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट। आप एक लंबा सा सांस खींचते हैं और फिर उसको छोड़ते हैं।
ये ब्रीद इन ब्रीद आउट अगर आप अपनी सीट पे बैठ के या अपने घर में बैठ के टीवी देखते हुए या जैसे भी है, अगर आप 10 से 15 मिनट करते हैं तो आपकी मेटाबॉलिज्म फास्ट होती है, सही। आपकी इंटेस्टाइन चलती है, तो इससे आपकी कैलोरीज जो हैं वो बर्न होती हैं। नंबर 1 इज़ दिस। नंबर 2 इज़ दिस कि अल्लाह पाक ने बहुत सारी ऐसी हर्ब्स रखी हैं जिसके अंदर वो अफेक्टिव वो चीज़ें होती हैं, ऐसे कंपोनेंट होते हैं कि वो फैट बर्नर होते हैं। सही। अब हर बंदा अपनी से अगर शुरू कर ले कि जी मैंने ये टीवी पे पढ़ा था, ये इधर उधर पढ़ा, तो ये इसकी भी एक कंपोजिशन होती है। फैट बर्नर्स सिंथेटिक भी आ रहे हैं और नेचुरल भी होते हैं, तो मैं बिल्कुल। प्रेफर करती हूँ नेचुरल को। हमारे यहाँ ये ग्रीन टी बहुत इफेक्टिव चीज़ है। अगर आप पुदीने के कुछ पत्ते ले लें, छोटी इलायची और दारचीनी ले लें, इसकी ग्रीन टी बना के आप हाफ कप सुबह हाफ कप साब, और उसमें फिर आप लेमन थोड़ा ऐड कर लें। अगर बीपी नॉर्मल है तो उसमें जिंजर जूस ऐड कर लें, ये एक टॉनिक बन जाएगा आपके। इसको मज़ीद अच्छा फ्लेवर करने के लिए थोड़ा सा हनी भी ऐड कर लें। ये होममेड चीज़ें जो है ना वो आपको ज़्यादा फ़ायदा देंगी। इससे आपका मेटाबॉलिज्म भी फास्ट होगा, आपकी क्लिनजिंग होगी बॉडी की, आपकी इम्यूनिटी बूस्टअप होगी और आपकी इंटेस्टाइन चलेगी। एक तो ये फैट बर्नर हो गया। दूसरी बात ये आ जाती है कि देखें ऐसी चीज़ें भी हैं जैसे हम लहसुन को जो है वो भी फैट बर्नर होता है, मगर उसका मसला ये है कि हर बंदा लहसुन खा नहीं सकता। अगर आप खा लेंगे आपका स्टमक ख़राब हो जाएगा। तो अब इसकी कंपोजिशन आ रही है, डिफरेंट इसके कैप्सूल्स आ रहे हैं विद द कम्बिनेशन ऑफ जिंजर गार्लिक एंड सिनेमन। तो ये कंपोजिशन जो है इसके साथ अगर आप वो चीज़ें ले लेते हैं तो आपकी मेटाबॉलिज्म फास्ट हो जाएगी, आपका जो फैट है वो बर्न होना शुरू हो जाएगा। इन सारी चीज़ों के साथ एक और जो बेहतरीन चीज़ है वो होता है ल्यूक वार्म वाटर, नीम गर्म पानी। चाइनीज़ लोग जो हैं आपने देखा उनकी कितनी फिटनेस होती है, वो हमेशा नीम गर्म पानी पीते हैं। तो हमारे यहाँ तो चिल्ड वाटर बहुत चलता है, जैसे गर्मी आती है कोल्ड ड्रिंक्स शुरू हो जाती हैं और ठंडा यख पानी हो जाता है शुरू। अगर हमारे घर के किचन के फर्श पे कोई फैट गिरी हो, उसके ऊपर हम ठंडा पानी डालेंगे तो वो और स्टिकी हो जाएगी। ये एग्जांपल हमारी बॉडी की फ़ैट की है। आप नीम गर्म पानी यूज़ करें, 2 लीटर अगर आप नीम गर्म पानी डेली पीते हैं तो आपकी 20-30% फ़ैट तो इसी से बर्न होना शुरू हो जाएगी। सो इसके बेशुमार तरीके हैं। ये एक बड़ी लंबी कहानी होती है। मैं जब अपने क्लाइंट्स को बुलाती हूँ तो 45 मिनट में कम से कम देती हूँ, क्योंकि मैं सिर्फ डाइट प्लान नहीं देती, मैं काउंसलिंग करती हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे दूसरों को अंडरस्टैंड करना होता है कि इनके मसले क्या हैं, फिर उसके बाद हमने डाइट प्लानिंग करनी है, फिर हमने उसकी रेसिपीज़ भी शेयर करनी है कि पकाना ऐसे है, ऐसे सर्व करना है, प्लेटर ऐसे बनाना है। ये एक टेक्निक है। सो लोगों को चाहिए कि वो बाकी चीज़ों पे जो इतना टाइम कंज्यूम करते हैं थोड़ी सी अपनी जान के लिए भी कर लिया करें, और इस हुनर को भी सीख लें। ये भी एक स्किल है, इसको सीख लें क्योंकि इसका पूरी ज़िंदगी उनको फ़ायदा रहना है। बिल्कुल आपने सही कहा, इंसान रोजी रोटी कमाने के लिए ही निकलता है घर से, लेकिन अगर उस रोजी रोटी को वो तरीके से नहीं कंज्यूम करेगा तो उसके लिए भी नुकसानदेह हो जाएगी। बड़ी खूबसूरत बात चल रही है। सामीन 0334196666 पर आपके पैगामात और कॉल्स मुझे मौसूल होंगी। अगर आप कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो इस नंबर पर आप पूछ सकते हैं। मैम नेक्स्ट मैं आपसे बात करना चाहूँगा साइंटिफिक मेथड ऑफ लूजिंग वेट। ये सिर्फ आप ही ने बोली थी अभी जब हम डिस्कस कर रहे थे शो को, तो मैं चाहूँगा कि आप इसे डिफाइन भी करें। इसमें सबसे पहले देखें, हमारे यहाँ अगर आप किसी मोटापे वाले शख्स को देखें, अगर वो अपना अल्ट्रासाउंड करवाता है तो डॉक्टर उसकी जो फाइंडिंग्स देगा ना, उसको जो डायग्नोज करेगा वो होगा फैटी लिवर। ठीक है, फैटी लिवर मीन्स के फैट जो है ना वो मोटापे की पहली निशानी ये होती है कि वो लिवर के ऊपर जाती है, एक उसके ऊपर एक पूरी रैप हो जाती है, तय बना देती है। तो जब तक लिवर डिटॉक्स नहीं होगा, लिवर की फ़ैट आप डिज़ोल्व नहीं करेंगे, यूटिलाइज नहीं करेंगे, उस वक्त तक फ़ैट बर्न नहीं होता, मेटाबॉलिज्म फास्ट नहीं होती। क्योंकि हमारी बॉडी में जो सबसे बड़ा और अहम ऑर्गन है वो हमारा लिवर है। लिवर ने ही सारी मेटाबॉलिज्म को चलाना है, इसी ने सारे सिस्टम को लेके चलना है। अगर आपका लिवर ही हेल्दी नहीं है तो आप वज़न कम करने की कोशिश करेंगे भी तो वो नहीं होगा। सो हमारे पास ऐसी चीज़ें होती हैं, हमारी बहुत सारी हर्बल प्रोडक्ट होती हैं जो मैं लोगों को बताती हूँ। उससे सबसे पहले जो हमारा तरीका है कि हम अपना जो है ना पेशेंट्स का वो फैट डिज़ोल्व करते हैं, उसको डिटॉक्स करते हैं लिवर को। जब लिवर डिटॉक्स होगा तो फिर उससे अगला फार्मूला होता है कि हम फैट बर्नर भी देते हैं, और साथ में हम जो है ना वो हाई फाइबर, हमने सैलड्स बताने होते हैं, फ्रीक्वेंट सैलड्स, वेजिटेबल्स और फ्रूट्स। इन 3 चीज़ों पे ज़्यादा हमारा फोकस होता है। और दूसरी बात ये कि देखें, जो लोग कहते हैं ना कि रोटी छोड़ देना, ये भी गलत बात होती है। अल्लाह की एक नेमत है, मगर आप उसका एक तरीका बना लें। तरीके में ये होना चाहिए कि बजाय इसके कि आप सफ़ेद आटे की रोटी खाएं, सफ़ेद आटे की रोटी का खाने का मतलब ये होता है कि आप चीनी खा रहे हैं। तो आप सिर्फ इसको अगर अपनी लाइफ से निकाल दें ना,
जैसे मैदे की बनी जितनी भी चीज़ें हैं, लाइक बिस्किट्स हैं, नान है या और जो भी प्रोडक्ट बनती हैं, अगर उसको आप थोड़ा साइड पे कर दें तो आप मल्टी ग्रेन आटा यूज़ करें फॉर योर चपाती, फॉर अदर पर्पज़। आप घर में भी सब कुछ बना सकते हैं, आप पिज़्ज़ा भी खा सकते हैं, आप बर्गर भी खा सकते हैं, मगर आपको ये तरीका सीखना होगा कि इसकी फॉर्मेशन क्या होगी, इसकी लेयर क्या होगी, इसका टॉपर क्या होगा। सो मल्टीग्रेन आटा हर घर की ज़रूरत है, जिसमें पहले तो ये एक ज़माना होता था कि ख़वातीन आटा छान के उसका बुरादा फेंक देती होती थी। हाँ। लेकिन लेटेस्ट जो साइंटिफिक बात ये है कि वही बुरादा जो है ना, उसी ने आपकी शुगर कंट्रोल करनी है, उसी ने आपका कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल करना है और उसी ने वज़न कम कर रहा है। सो ये चीज़ हम ऐड करते हैं और साथ में हम फिर ये कहते हैं कि आप एक कम्बिनेशन बना लें। आप थोड़ा सा जौ का आटा मिक्स कर लें, आप अलसी का आटा मिक्स कर लें, 3-4 चीज़ें इस तरह की जब मिक्स की जाएंगी तो वो एक मल्टी ग्रेन प्रॉपर आटा बन जाता है। उसी से आपका घर में रोटी से इलाज हो जाएगा। ज़रूरी नहीं होता कि आप अपना मोटापा कम करने के लिए जो है वो दवाइयाँ इस्तेमाल करें या कुछ ऐसी मुश्किल काम करें। रोज़ रोज़ तो कोई ये कर भी नहीं सकता। तो लोगों को फैसिलिटेट हमें करना चाहिए, जो दफ्तरों में बैठे होते हैं उनको उनके हिसाब से हमने लेके चलना है। उनकी हमने ट्रेनिंग करनी है कि आप पानी ज़्यादा पिएं, क्योंकि पानी जो होता है वो आपके स्टमक को फुलनेस देता है। उसके अलावा ज़ीरो कैलोरी बहुत सारे फाइबर्स हैं, वो ज़ीरो कैलोरी फाइबर्स में जैसे इसबगोल का छिलका हो गया, इसी तरह से आप कुछ और चीज़ें हैं, आजकल फाइबो आ रहा है, फिर फ्लैक्स सीड हैं, आप नट्स खा लें, ये इसमें बहुत कम कैलोरीज होती हैं, उससे आपका स्टमक फुल हो जाता है। उसके बाद अगर आप मील लेते हैं तो आपसे फिर बहुत कम खाया जाता है, बहुत ज़्यादा नहीं खाया जाता। तो ये चीज़ें हैं जिन्हें हम अगर साइंटिफिकली काम करें तो इंशाल्लाह इसके बहुत अच्छे रिजल्ट होते हैं। सही। अच्छा मैम, आपने अभी गुफ्तगू में जिक्र किया मेटाबॉलिज्म का, ये क्या है और एक आम इंसान इसको किस तरीके से समझ सकता है? मेटाबॉलिज्म हमारे जिस्म का अंदरूनी सिस्टम है, यानी हमारे जिस्म में जो कुछ भी जाता है और फिर वो आगे जाके यूटिलाइज होता है। हम जो कुछ भी खाते हैं वो जाके बर्न होता है और बाकायदा उसकी जो एनर्जी है जिस्म के मुख्तलिफ इनर ऑर्गन्स को जाती है। तो लीवर का ही काम है जो मेटाबॉलिज्म को सारा सिस्टम को चलाता है। इसको हमें स्लो करने के बहुत सारे नुकसान होते हैं और सम टाइम ये भी होता है कि इंसान के अपने कंट्रोल में नहीं है, हमारे कुछ हार्मोनल डिस्टर्बेंस हो जाते हैं, उसकी वजह से भी मेटाबॉलिज्म जो है ना वो स्लो या हाई हो जाता है। अब जैसे थायराइड का बड़ा एक इम्पॉर्टेंट रोल है, तो थायराइड जो होता है ना ये कंट्रोल करता है मेटाबॉलिज्म को। अगर इसमें हाइपोथायराइडिज्म हो जाती है, जिसमें सिक्रीशंस जो हैं वो कम होना शुरू हो जाती हैं, उससे क्या होता है कि मोटापा आना शुरू हो जाता है। और मोटापा, इंसान खाता भी कम है। बहुत सारे लोग हमारे पास ऐसे आते हैं जो कहते हैं जी मैं तो खाता भी बहुत कम हूँ और मैं फिर मोटापे में हूँ। तो हम फिर उनके टेस्ट करवाते हैं थायराइड के, जैसे T3, T4, TSH, उससे हमें पता चल जाता है कि इस बंदे का कसूर कोई नहीं है, इसको हार्मोनल डिस्टर्बेंस है, फिर हम उसकी ट्रीटमेंट साथ करते हैं। इसी तरह से एक हाइपरथायराइडिज्म, वो भी गले का ही एक थायराइड का इशू होता है, उसमें ऑक्सीजन कंजम्पशन ज़्यादा होती है, उसमें ज़्यादा फास्ट मेटाबॉलिज्म हो जाता है और लोग बहुत ज़्यादा स्मार्ट होना शुरू हो जाते हैं, ज़रूरत से ज़्यादा पतले हो जाते हैं, बल्कि अंडरवेट भी हो जाते हैं, खाते भी हैं और अंडरवेट हो जाते हैं। सो हमें जो भी ट्रीटमेंट करनी होती है ना उसकी बेसिकली काजेज़ को देखना चाहिए। ब्लैंक थेरेपी नहीं करनी चाहिए कि आए जी मोटापा है तो हम आपको डील करते हैं, ट्रीट करते हैं। आप उसकी बेसिक प्रॉब्लम्स को देखें। ख़वातीन में जो एक कॉमन प्रॉब्लम आज चल रही है वो PCOS है, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। इट्स वेरी कॉमन नाउ डेज, इवन इन अनमैरिड बच्चियाँ जो हैं उनको भी ये सीन है। उससे भी बहुत तेज़ी से मोटापा आता है, छोटी छोटी थैलियाँ पानी की बन जाती हैं, उससे बहुत तेज़ी से मोटापा आता है और मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है। सही। अच्छा मैम, बहुत सारे लोग हमें डाइटिशियंस ये भी कहते हैं कि आपकी बॉडी ने सिर्फ वाटर अटेन किया हुआ है। ये क्या चीज़ है कि सिर्फ वाटर अटेन किया हुआ है, आप पानी आपके सेल्स ने कंज्यूम किया हुआ है और आप मोटे नहीं हैं? सही करें। इसमें ना बाकायदा कुछ मशीन्स ऐसी होती हैं जो बॉडी कंपोजिशन मशीन जिसे कहा जाता है, BMC, इसमें BCM सॉरी, इसमें ये होता है कि हमें पता चल जाता है कि बॉडी के अंदर पानी कितने % है, फैट कितना है और आपके मसल्स कितने हैं। अगर कहीं लगे किसी को कि वाटर रिटेंशन ज़्यादा है तो उसका भी एक तरीका होता है। उसका ये तरीका होता है कि आप सॉल्ट की रिस्ट्रिक्शन कर देते हैं। जितना सोडियम हमारे जिस्म में ज़्यादा जाता है वो पानी को अपटेक ज़्यादा करता है। फिर हम ऐसे केस में क्या करते हैं कि नमक जो है ना, और नमक वाली चीज़ें जो एडेड साल्ट होता है, हम उसको कम करवा देते हैं। उसकी वजह से वो पानी जो है ना वो जिस्म से निकलना शुरू हो जाता है और इंसान स्मार्ट होना शुरू हो जाता है। दूसरी बात ये होती है कि हम पोटाशियम ज़्यादा करवा देते हैं। पोटाशियम में बनाना जो है वो बहुत एक अहम चीज़ है, रिच सोर्स ऑफ पोटाशियम है बनाना। तो अगर आप दिन में 2 केले खा लेते हैं तो आपके जिस्म से जो वाटर रिटेंशन हुई होती है वो नॉर्मल हो जाती है, जिसे हम ओडीमा भी कहते हैं, मोटापा लगता है वो।
तो इस तरह से ये मैनेजमेंट करनी पड़ती है हमें अकॉर्डिंग टू नीड ऑफ समवन। सही है। चलें जी, सामने हमारे साथ मैम सुरैया इख्तियार मौजूद हैं और हम बात कर रहे हैं 0334 1966 पर आप लोगों के पैगाम भी मुझे मौसूल हो रहे हैं और अभी पैगाम भी मौसूल हुए, लेकिन आपने नाम नहीं लिखा और इन्होंने पूछा है कि पेट कम करने का तरीका बता दें। जी, पेट कम करने के लिए पहले तो आपको एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, वो एक्सरसाइज जो पूरा एक स्ट्रेच आपके एब्डोमेन के ऊपर आए, ठीक है ना। दूसरा ये डिपेंड करता है कि आपके पेट के ऊपर कोई रिसोली या जैसे कोई और ऐसा मसला तो नहीं है। हर्निया एक बड़ी कॉमन चीज़ है, तो अगर तो हर्निया है तो ज़ाहिर उसको ऑपरेट करवाना पड़ता है। अगर हर्निया नहीं है, वैसे ही आपकी एक एब्डोमेन है और इसमें बैली आपकी बाहर को आई हुई है, तो एक तो बैठना ज़रा कम कर दें। दूसरा वो जो मैंने पहले एक बात की थी कि आप एक लंबा सा सांस खींचे, इनहेल एक्सेल करें, उससे भी आपका जो है ना एब्डोमेन काफ़ी हद तक वो साथ लगता है। तीसरी बात ये होती है कि आप थोड़ी सी एक खुद से एक बेल्ट बनवाएं कपड़े की और उस एरिया को जो है ना वो एक बेल्ट की तरह यूज़ करें, उससे काफ़ी हद तक वो सपोर्ट होती है, वो पीछे लगता है और काफ़ी इससे फ़र्क पड़ जाता है। इसी तरह से नीम गर्म पानी है, बाकी चीज़ें हैं, इनको यूज़ करें। अच्छा मैम, सेकंड चीज़ जो हमारे माशरे में है वो है जिम। जिम की जो यूज़ करते हैं लोग और फीमेल्स मेल्स, इनमें रुझान बढ़ता जा रहा है जिम जाने का, तो इसको आप किस तरीके से देखते हैं? देखें, जिम इज़ वेरी हेल्दी एक्टिविटी एक्चुअली। ये बहुत अच्छी बात है कि बच्चे घरों से निकले, कम से कम टीवी के आगे से उठे हैं, बेड से उठे हैं और जाके एक फिज़िकल वर्कआउट कर रहे हैं। मगर इसमें भी फिर आगे ना कुछ गलतियां हो रही हैं बच्चों से, उन्हें शायद प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिलती। अगर तो किसी जिम पे कोई प्रॉपर डाइटिशियन या न्यूट्रिशनिस्ट है तो फिर तो बहुत अच्छी बात है कि वो गाइड करते हैं। तो खुद से ही उसकी सिलसिला करना, अब जेन में ये लेके जाना है, पहले तो आपके ऑब्जेक्टिव होते हैं कि आप जिम क्यों ज्वाइन कर रहे हैं। क्या आप मसल बिल्डिंग करना चाह रहे हैं या आप अपना फैट जो है उसे लूज़ करना चाह रहे हैं? उसके हिसाब से वर्कआउट करना चाहिए, उसके हिसाब से फिर साथ डाइट प्लानिंग होनी चाहिए। और जिम में मैं ये कहूँगी कि कुछ ऐसे भी अदारे हैं जो बच्चों को सिंथेटिक सप्लीमेंट पे लगा देते हैं। वो सिंथेटिक सप्लीमेंट क्या होता है? वे प्रोटीन। अब वे प्रोटीन आपने बंद डिब्बों में भी तो लेनी है ना। अगर आप नेचुरल ले लें तो वो दैट्स गुड, आप प्रोटीन वैसे ही ज़्यादा ले लें, मगर प्रोटीन का भी लेने का एक लिमिट होता है। उसको अगर आप ज़्यादा लेते हैं तो आपको उसको न्यूट्रल भी करना पड़ेगा, क्योंकि प्रोटीन एसिडिक होती है, तो आपको अल्सर भी हो सकता है, आपका स्टमक भी ख़राब हो सकता है। तो जब प्रोटीन ज़्यादा लेनी है, सपोज़ जो लोग कहते हैं कि जी मैंने दोपहर में भी इतना ज़्यादा गोश्त खाया, रात में भी गोश्त खाया, मैंने 4 अंडे भी खा लिए, तो लेटर ऑन क्या होगा? उसकी किडनी भी ख़राब होगी, उसका यूरिक एसिड यूरिया क्रिएटिनिन बढ़ेगा और उसके साथ ये होगा कि उसे ज़्यादा इरिटेशन फील होनी शुरू हो जाएगी। तो बेटर इज़ दिस कि उसको सॉरी अल्कलाइन किया जाए। अल्कलाइन करने के लिए ये होता है कि आप पानी ज़्यादा पिएं और एक टाइम में 120 ग्राम से ज़्यादा प्रोटीन नहीं लेनी चाहिए। आप उसको डिवाइड कर लें, ठीक है ना। साथ में आपने दूध, दही, लस्सी, इन चीज़ों का इस्तेमाल करना है। आपने सब्जियों फलों का इस्तेमाल करना है, सैलड्स का इस्तेमाल करना है, ताकि वो आपकी बॉडी में जाके न्यूट्रल रहे और आपका जो पीएच लेवल है वो आपका नॉर्मल रहे। सही। सो ये ब्लैंक थेरेपी नुकसान करती है। सही। अच्छा, अल्कलिनिटी के हवाले से आपने बात की, तो मैम कुछ लोग क्या करते हैं कि खाने के बाद, खाना वो जितना भी पोर्शन में लें, नॉर्मल खाने के बाद चाय लाजमी पीते हैं, तो ये एक आदत कैसी है? देखिए, चाय में अगर तो वो ग्रीन टी है तो दैट्स वेरी गुड। नहीं, प्रॉपर दूध ठीक है वाली ना, चाय। वो जो दूध वाली चाय होती है ना, उसके नुकसानात काफ़ी होते हैं। देखिए, चाय में एक ऐसा कंपोनेंट है कि इंसान की जो खाने के अंदर आयरन होती है ना, उसके ऑब्जॉर्प्शन को वो हिंडर कर देती है। सो हम हमेशा ये एडवाइस करते होते हैं कि खाने के फ़ौरन बाद चाय मत लें, ठीक है। आप कम से कम 1-1.5 घंटे का वक्फा ज़रूर डालें, वरना होता ये कि आप खा रहे होते हैं, आपको आयरन डेफिशिएंसी भी होती है। अक्सर लोग अनीमिक होते हैं, HB कम होता है, उनकी हिस्ट्री लेते हैं तो पता चलता है कि ये खाने के फ़ौरन साथ ही ये नाश्ता किया, लंच किया, डिनर किया तो ये चाय पी लेते हैं। सो चाय को एक लिमिट में रखना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप जो है ना वो सारा दिन सुबह दोपहर शाम 3 कप चाय के पिएं। खाने के साथ इसको थोड़ा आपको स्किप करना पड़ेगा, फिर आपको उसके अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। चाय की कंजम्पशन को कंट्रोल करें। और चाय की तो मैम एक रुझान है, चाय तो एक नहीं, आप कॉफ़ी भी ले सकते हैं, सर्दियां हैं, आप सूप ले सकते हैं, आपको कुछ सब्स्टिट्यूट भी तो ढूंढने हैं ना। सिर्फ चाय तो हल नहीं कि आप सारा दिन चाय पीते रहें। मेरे पास ऐसे क्लाइंट आते हैं कि जी मैं 10 कप चाय के पीता हूँ, तो उससे क्या होती है, आपकी स्किन ख़राब होना शुरू हो जाती है, आपका चेहरा फ्रेश नहीं रहता, आपके चेहरे के ऊपर ग्लो नहीं रहता।
तो ये नोट करके देखिएगा, जो लोग सब्जियों फलों जूसेस पे होते हैं उनके चेहरे फ्रेश होते हैं। चाय पीने वाले का चेहरा जो है ना वो ऐसे लगता है कि जैसे डल। एक तो एचबी की कमी हाँ ज़ाहिर है, उसकी रंगत में फ़र्क आ जाता है, वो डल फील बिल्कुल। होना शुरू हो जाता है। सो अगर आप अपनी खूबसूरती को कायम रखना चाहते हैं तो मैं ये कहूँगी कि ग्रीन टी यूज़ कर लिया करें, फिर आपको दूध और दही का इस्तेमाल करना चाहिए। सही है। अच्छा, ग्रीन टी के हवाले से कहा जाता है कि ये खुश्क बहुत होती है और हम्म। इसके बाद पानी की कंजम्पशन ज़्यादा करनी चाहिए। तो हम्म। ग्रीन टी के यूजेज के साथ जो प्रिवेंशंस हैं वो भी बता दें। हाँ जी, इसकी प्रिवेंशन ये है कि एक तो बहुत बड़े मग भर के नहीं पीने चाहिए, हम्म। ठीक है ना। इसकी क्वांटिटी बहुत थोड़ी होनी चाहिए, सिर्फ इतना मकसद होना चाहिए कि आपने जो कुछ पहले खाया है उसको फ्लश आउट करना है आपने आगे, ठीक है ना। तो उसके लिए अगर आप हाफ कप जो है ना स्मॉल, अगर वो भी ले लेते हैं तो दैट्स एनफ। दूसरी बात ये कि मैं तो प्रेफर करती होती हूँ कि आप पैकिंग वाली ग्रीन टी की बजाय अगर आप खुद बना लें तो वो ज़्यादा इफेक्टिव होती है। जैसे मैंने पहले भी बताया कि आपके किचन से सारा कुछ मिल जाता है, पुदीना भी पड़ा होता है, छोटी इलायची भी होती है, सौंफ भी होती है। एक और चीज़ जो लेमन ग्रास आ रही है वो भी नेचुरल होती है। यानी आप ये देखें कि कोई चीज़ एडेड ना हो उसके अंदर, वो नेचुरल हो। तो उसका कहवा अगर आप बना के पी लेते हैं तो वो कभी भी आपको कोई प्रॉब्लम भी नहीं करती और आपकी एंटीऑक्सीडेंट के साथ आपको क्लिनजिंग भी करती है। सही। चलें जी, बहुत सारी बातें हो रही हैं, आप लोगों के मैसेजेस जो हैं वो भी मुझे मौसूल हो रहे हैं। मैम, शुगर के हवाले से अब हम बात करेंगे और जो हमारे डायबिटिक लोग हैं उनके हवाले से हम बात करेंगे। शुगर को किस तरीके से कंट्रोल करें और शुगर का डाइट के साथ ताल्लुक, वो बहुत बड़ा ताल्लुक है, उसको भी आप डिफाइन कीजिएगा। लेकिन मैं स्टार्ट इस टॉपिक को ऐसे करूँगा कि कुछ लोग शुगर से बचने के लिए स्क्रीन कोटेड शुगर यूज़ करते हैं। क्या वो सही है या कर लेनी चाहिए या उसमें भी? देखिए, मैं अब उन ब्रांड्स का नाम तो नहीं 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 लूँगी यहाँ पे प्लीज़। बैठ के, इसीलिए कि वो जो सिंथेटिक शुगर होती है वो उसकी भी वही उसके अंदर एलिमेंट होते हैं जो दूसरी चीनी के अंदर होती हैं। सो लोगों को ये जहन में रखना चाहिए कि कोई भी ऐसी सिंथेटिक शुगर जो है या स्वीटनर को यूज़ नहीं करना चाहिए, वो आपके पेनक्रियाज को ज़्यादा ख़राब करेगा। सो ये एक दिल की तसल्ली है कि हम वो मीठा ले लें। अगर आप अपना माइंड जहन में रखें तो आपको ये समझ आएगी कि अल्लाह पाक ने जो फल बनाए हैं उनके अंदर भी एक ख़ास मिकदार में मीठा रखा है। आप अमरूद खा लें अगर आपको मीठे की हो रही है, आप एक छोटा ग्रीन एप्पल खा लें। हज़ार सब्स्टिट्यूट हैं कि आप अपनी शुगर की ज़रूरत को पूरा कर सकते हैं। दूसरी बात ये भी है कि आप मीठा नहीं भी लेंगे तो अल्लाह ने सारी चीज़ों में मीठा रखा हुआ है। चीनी ज़रूरी नहीं होती कि खानी, ये तो नमक और चीनी जो दो चीज़ें, इनको तो वाइट पॉइजन कहा गया है। इन दोनों के बहुत साइड इफ़ेक्ट होते हैं। सो कोशिश करें कि इन चीज़ों पे ना, अलबत्ता एक ऐसा पौधा है जिसे हम स्टीविया कहते हैं, वो प्लांट अगर आप अपने घर में लगा लेते हैं, उसका एक पत्ता आप अपने दूध में या कोई भी ऐसी चीज़ आप यूज़ कर रहे हैं अगर उसके अंदर ब्लेंड कर लेंगे तो आपको दूसरी चीनी से ज़्यादा मीठा मिल जाएगा। वो डायबिटिक लोग भी ले सकते हैं, वो मोटापे वाले भी ले सकते हैं। वो एक नेचुरल फॉर्म है स्टीविया। तो हम लोग इसको प्रमोट कर रहे हैं, लोगों को अवेयरनेस दे रहे हैं कि आप ऑर्गेनिक चीज़ों की तरफ आएँ। ये जो हर्ब्स होती हैं, ये जितनी जड़ी बूटियाँ होती हैं, इसमें अल्लाह पाक ने बड़ी शिफा रखी है। तलाश करें, कोशिश करें। सही। तो मैम, जो डायबिटिक लोग हैं उनकी डाइट में कुछ लोग होते हैं वो बहुत ही स्ट्रिक्ट डाइट कर लेते हैं। करेले, चकोतरा, ये सारी चीज़ें उनकी चल रही होती हैं और हाँ। बहुत ही स्ट्रिक्टनेस एक होती है और एक चेक रखा हुआ होता है उन्होंने अपने में। साइकोलॉजिकली बीमार हो चुके होते हैं वो। पता नहीं उन्होंने शुगर से इतना बीमार होना था कि नहीं इतनी एज में, लेकिन वो साइकोलॉजिकली अपने आप को बहुत डिस्टर्ब कर लेते हैं। तो उनके लिए क्या मशवरा है? जी देखें, बीमारी कोई भी होना तो उसे अपने जहन पे तारी नहीं करना चाहिए और उसके लिए इतना ओवर कॉन्शियस मत हो जाएं कि आप अपनी ज़िंदगी ख़राब कर लें। मैंने भी बहुत सारे लोगों को ये कहते सुना कि उन्होंने करेले का जूस पिया जी। हाँ। तो अपने आप को सज़ा देने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ मैनेजमेंट करें, ठीक है ना। अब आपको हाँ ये पता होना चाहिए कि आपके घर में जो अल्लाह ने नेमतें अता की हुई हैं उसमें अपनी प्लेट में आप सलाद ज़्यादा रख लें। घिया कद्दू एक बहुत अच्छी चीज़ है जो आपकी शुगर को भी कंट्रोल करती है, आपको फाइबर भी देता है। खीरे हैं, टमाटर हैं, बंद गोभी है, ये सारी चीज़ें जो है ना वो अगर आप अपने खाने में रखते हैं तो आपकी शुगर काफ़ी हद तक कंट्रोल रहती है। इसके साथ साथ ये जो हल्दी होती है, अगर आपको कहीं से ऑर्गेनिक असली वाली हल्दी मिल जाए तो वो अगर आप उसका कहवा जो है रोज़ाना एक कप कहवे में एक पिंच डाल के अगर आप पीते हैं तो आपकी शुगर बहुत हद तक कंट्रोल रहती है। सही। तो ऐसा नहीं करना चाहिए कि आप ओवर कॉन्शियस हो जाएं और अपने आप को एक इतना सख्त वो कड़वे वाला स्टाइल बना लें, क्योंकि जितनी कड़वी चीज़ें खाएंगे आपके मिजाज में कड़वाहट आएगी। तो मिजाज में तो मीठा ही रहना चाहिए, चीज़ें भले आप मीठी ना खाएं। इंसान वही है जो खाता है। जी जी। ओके। तो मैम, जूसेस या होल फ्रूट? बेटर होल फ्रूट।
अच्छा, लेकिन चूंकि जूसेस में इंजॉयमेंट होती है, एक प्लेयर होता है एक और वो मज़ा भी देते हैं। रुझान भी है। हाँ, तो देखिए मैं हमेशा ये जो प्रोसेस्ड और पैकिंग वाले जूसेस होते हैं हम उन्हें कंडेम करते हैं, क्योंकि उसमें जूस तो होता ही नहीं, सारा कुछ सिंथेटिक ही होता है। ऐसे ही। हम ये कहते हैं कि अगर जूस पीना है तो आप फ्रेश जूस पिए, और बैटर्स जिसके जो फ्रेश भी पीना उसे डाइल्यूट करके पिए, तो वो आपको कोई नुकसान नहीं देता, फ़ायदा रहता है। लेकिन ये भी नहीं होना चाहिए कि रोज़ाना 2 गिलास जो है ना वो जूस के ही पिए। कोशिश करें कि आप फाइबर साथ लें, अगर ऑरेंज है तो पूरा ऑरेंज खाएं, ठीक है। इसी तरह से अगर आपको एप्पल खाना तो आप पूरा एप्पल खाएं, वो ज़्यादा बेनिफिशियल है। लेकिन कभी कभी इंजॉयमेंट के लिए और चिल के लिए आप जूसेस भी यूज़ कर सकते हैं। चलें जी, रिलैक्स मूड के लिए जो है आप जूसेस इस्तेमाल करें, लेकिन बेहतर ये है कि आप पूरा फ्रूट इस्तेमाल करें। अच्छा जी, स्टंटेड ग्रोथ के हवाले से मैं बात करना चाहूँगा। ये जो एक सिन्फ है ना स्टंटेड ग्रोथ, वो आज से तकरीबन 1.5-2 साल पहले हम बहुत ज़्यादा बहुत, हाँ जी, बहुत ज़्यादा ऐसे हम सुन रहे थे, ही, बिल्कुल ऐसे लेकिन ही। उसके बाद हमने सुनने को नहीं मिली हमें। तो स्टंटेड ग्रोथ के हवाले से क्या कहेंगी, जो नौमौलूद बच्चे हैं उनके लिए क्या मशवरा है? देखिए स्टंटेड ग्रोथ जो है ना वो बच्चे को कहाँ से आती, पहले तो ये सोचना पड़ेगा ना, ये आती है माँ की तरफ से। हम्म, हम हमेशा इस बात पे फोकस करते होते हैं कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एक माँ की अगर ग़िज़ा पूरी रहती है और उसमें कैल्शियम अच्छी रहती है, तो आगे जब उसके बच्चे में ये चीज़ें ट्रांसफ़र होती हैं सारी, क्योंकि बच्चा तो माँ से न्यूट्रेंट ले रहा होता है ना, तो वो फिर बच्चे में वो कमी नहीं आती। अब जब माँ की अपनी खुराक ही पूरी नहीं है तो बच्चा लाजमी बात है कि वही उसके अंदर होगा जो उसको उसकी माँ की तरफ से मिला है। सही। तो स्टार्ट तो इसका यहीं से होना चाहिए कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एक माँ की जो डाइट है वो एक अच्छी डाइट होनी चाहिए, जो बच्चे की ज़रूरत भी पूरी करे और उसकी अपनी भी पूरी करे। उसके बाद अगर अगली बात आप करें तो एक जो बच्चा जब 6 मंथ का होता है तो उसको हम जो है ना हम कहते हैं कि इजाफी खुराक इसकी शुरू कर दें, जिसे हम वीनिंग कहते हैं। लेकिन जनरली मैंने ये देखा कि 1.5-2 साल तक माएँ जो है ना वो अपना ही दूध पिलाती रहती हैं या फिर फीडर वाला दूध पिलाती रहती हैं। उन्हें ये आइडिया ही नहीं होता या उनका माइंड ही नहीं इस तरफ जाता, वो कहते हैं जी बच्चा नहीं खा रहा। ये एक पूरी टेक्निक है, एक पूरी साइंस है कि बच्चे को कैसे खिलाना है, इसको ग्रेजुअली स्टार्ट करना चाहिए। ये भी ना हो, कुछ माएँ ऐसी होती हैं कि वो ओवर कॉन्शियस होती हैं, अभी बच्चा 4 माह का होता है तो कहती है जी मैं इसको अंडा खिला दूँ, मैं इसको फल खिला दूँ। सो एक टाइम है जब आप देखते हैं कि बच्चे का मैदा भी अब अच्छा स्ट्रांग हो गया है, उसकी इंटेस्टाइन भी मजबूत हो गई है, तो उसको आप पहले लिक्विड डाइट स्टार्ट करवाएं। जब वो लिक्विड चम्मच के साथ कप के साथ पीना शुरू कर देता है, फिर आहिस्ता आहिस्ता आप उसे सॉफ्ट डाइट की तरफ लेके आएं, जैसे कस्टर्ड हो गया, खीर हो गई, सूप हो गया। फिर अगली चीज़ ये है कि आप उसे अंडा जो है वो मैश करके खिलाएं। सो इसी तरह से आहिस्ता आहिस्ता उसकी डाइट को जो है ना वो डे बाय डे आप उसकी कंसिस्टेंसीज को चेंज करते करते जब एक बच्चा 1 साल का हो जाता है तो वो बिल्कुल वो चीज़ खा सकता है जो बड़े खाते हैं। वहाँ भी कुछ एहतियात की ज़रूरत होती है कि उन्हें सख्त चीज़ें ना दी जाएं ताकि उनका स्टमक ख़राब ना हो। तो बच्चों में जो आमतौर पे कमी हो रही है वो होती है कि कैल्शियम की कमी। अब माँ अपना दूध भी नहीं पिला रही, हमारे यहाँ मुझे लगता है कि 50% माएँ ऐसी हैं जो अपना दूध नहीं पिला रही। वो कहती जी दूध नहीं उतर रहा, बच्चा नहीं पी रहा, इस तरह की बातें होती हैं। तो एक तो वो डेफिशिएंसी बच्चे के अंदर जाती है। दूसरा ये होता है कि अगर माँ अपना दूध नहीं पिला रही, वो दूसरा भैंस का या गाय का दे रहा, वो हमारे यहाँ खालस दूध नहीं मिलता। अब हर चीज़ का देखें अल्लाह पाक ने ना एक हल रखा है। उसका हल ये है कि जो छोटे बच्चे होते हैं अगर उनको खालिस दूध नहीं मिलता या माँ ने दूध नहीं पिलाया तो अल्लाह की ज़ात बड़ी मेहरबान है, वो 70 माओं से ज़्यादा प्यार करता है अपनी मखलूक से। उसने ऐसी भी चीज़ें रखी हैं कि उसके अंदर कैल्शियम वाफर मिकदार में पाई जाती है। तो हमें फिर वो ग़िज़ाएँ देनी चाहिए जो कैल्शियम की ज़्यादा सोर्सेज हों। इसी तरह से स्टंटेड ग्रोथ में प्रोटीन की डेफिशिएंसी भी बड़ी काउंट की जाती है। तो ज़रूरी नहीं हर बंदा कीमा ही खाए। दालें जो होती है ना, पल्सेस, लोबिया हो गया, चने, दालें, ये भी अच्छा सोर्स होता है प्रोटीन का। इसकी तरफ भी बच्चों को आदत डालनी चाहिए। सही। तो स्टंटेड ग्रोथ अब काफ़ी हद तक वैसे कवर हो चुकी है, इसके ऊपर काफ़ी काम भी किया गया है, लेकिन स्टिल बहुत सारे एरियाज निगलेक्टेड हैं। माएँ जो हैं अपने बच्चे को कोल्ड ड्रिंक तो 100 रुपए की लेके दे देती हैं पीने के लिए, उन्होंने वो कुछ और चीज़ें भी, पापड़ शापड़ जो इस तरह की चीज़ें वो भी दे देती, उसके ऊपर उन्होंने 100-200 रुपये रोज़ाना लगा देना होता है। मुझे बड़ा अफसोस होता है, मैं कई फादर्स को देखती हूँ कि वो बच्चे को गोद में उठाए शॉप पे लेके जाते हैं और वापसी में उसके शॉपर में एक जूस होता है डिब्बे वाला और उसमें कुछ सलेंटीज़ और इस तरह की डिफरेंट चीज़ें होती हैं। तो क्या वो 100 रुपया जो है उसकी खुराक पे खर्च नहीं कर सकते? उसको दही खिलाएं, उसे एक अंडा खिलाएं। आलू जो है ना ये एक बड़ी बेहतरीन खुराक है छोटे बच्चों के लिए। घर में उनको इसको जो है ना बॉयल करके उसके अंदर दही ऐड कर दें या मक्खन ऐड कर दें तो ये उसके लिए एक बहुत ज़बरदस्त एक सप्लीमेंट टाइप चीज़ बन जाती है। मगर फिर वही अफसोस कि मैं अपने हर प्रोग्राम में कहती हूँ कि माँओं का बड़ा रोल है।
एक माँ जो होती है ना, वो एक हेल्दी सोसाइटी को क्रिएट करती है। हम्म। तो जब सोसाइटी में बच्चे ही इस तरह के आ रहे होंगे तो हमें यही असेस करना होता है कि पीछे माँ का रोल है, उसने बच्चे की तरफ तवज्जो ही नहीं दी, वो अपनी कामों में लगी रही है, या फिर उसे उसके बच्चे ज़्यादा हैं तो वो उनके ऊपर तवज्जो नहीं दे पाई, या फिर ये भी होता है कि वो पकाने के उन्हें तरीके ही नहीं आते, वो इतना पका देती हैं, ओवर कुक कर देती हैं चीज़ों को कि वो न्यूट्रेंट ज़ाया हो जाते हैं। सही। सो हमें माओ को ट्रेनिंग देने की ज़रूरत है। हम्म। हमारे यहाँ ऐसे सिलसिले होने चाहिए कि माओ तक हमारा पैगाम जाए। सही। अच्छा मैम, अब मैं बात करना चाहूँगा, हमारे प्रोग्राम का वक्त भी ख़त्म होने वाला है। मैं बात ये करना चाहूँगा कि आज से थोड़ा सा अगर हम पीछे चले जाएं, कुछ सदी डेढ़ पीछे चले जाएं, तो एक डाइटिशियन की ज़रूरत नहीं होती थी। लेकिन आज ये डाइटिशियन की ज़रूरत भी बन गई है, और डाइटिशियन ये एक फील्ड बाकायदा से इंट्रोड्यूस भी हो गई है, लोग इसे पढ़ना शुरू हो गए हैं, इसे मुकम्मल एक साइंस कहा जाने लग गया है। लेकिन पुराने वक्तों में, जिन्हें हम बड़ा अच्छा सुनहरी दौर कहते थे, उस दौर में इसकी ज़रूरत नहीं थी। लोग तब भी मोटे होते होंगे, तब हाँ भी जी। जो ख़वातीन हैं उनके मसाइल थे, सारा कुछ था। तो आज इस फील्ड की इतनी ज़रूरत क्यों महसूस हुई है? कहाँ से ये फील्ड आ गई है? देखिए, सबसे पहले बात तो ये है कि आप तो 100 साल और 150 साल की बात कर रहे हैं। मेरी नज़र में 1400 साल पहले की बात है जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें खाने के तरीके बताए थे। और तिब्बे नबवी जो थी ना, वो खुराक ही के बारे में था सारा कुछ। सो मैं तो समझती हूँ कि हमारे जो हमारी ज़िंदगी में जो सबसे दी बेस्ट हमारे डाइटिशियन थे, वो हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। उन्होंने लोगों को बताया कि चीज़ों को ऐसे पकाना है, ऐसे खाना है, मछली के साथ दूध नहीं पीना, इस तरह के कम्बिनेशंस बताए। उसके बाद अगर आप बात कर लेते हैं कि हमारी जैसे नानी और दादी अम्मा की आप बात करें उनके दौर की, उस दौर में ये होता था कि उनका वर्कआउट ज़्यादा होता था, घरों के काम खुद करती थी, खालिस ग़िज़ा होती थी, स्प्रे नहीं होते थे चीज़ों के ऊपर। खालिस ग़िज़ा से जो आपको एनर्जी मिलती है ना, आप एक हेल्दी ज़िंदगी की तरफ आते हैं। मोटापा तब भी होता होगा, मैं ये नहीं कहती कि नहीं होता था, लेकिन इतना नहीं होता होगा जितना अब नज़र आ रहा है, ठीक है। वहाँ आज भी आप देखें कि पुराने लोग जो हैं वो 90 साल की उम्र में जाते थे, 100 साल की उम्र में भी चले जाते थे। अब यंग बच्चे जो हैं, अस्तगफुरुल्लाह, हम देखते हैं कि वो हार्ट अटैक से डेथ होगी जी, किसी को हेपेटाइटिस हो रहा है, किसी को शुगर हो रहा है। तो ये सारी, फिर मैं तो ये समझती हूँ कि इस फील्ड की कमी थी। अब वो कमी जो है ना, हमें, अब हम पुरानी बातों को लेके आगे चलेंगे तो डाइटिशियंस के हवाले से मैं बताऊँ आपको कि 30 साल पहले जब मेरी सिलेक्शन हुई थी एज अ डाइटिशियन इन अलाइड हॉस्पिटल, तो वाकई वो दौर ऐसा था कि मैं परेशान थी कि मैंने करना क्या है, ठीक है। मुझे एक चैलेंज था मेरे लिए। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी ज़िंदगी में फिर अल्लाह ने ख़ुद ब खुद कुछ ऐसे लोग भेज दिए जिन्होंने मेरे लिए आगे रास्ते बना दिए। मेरी स्टडीज़ फिर इस्लामाबाद में चली गई, पिंस में वहाँ पढ़ा, फिर मैं ऑस्ट्रेलिया चली गई, मैंने वहाँ से पढ़ा। वो एक पैशन था। जब मैं ऑस्ट्रेलिया से वापस आई हूँ तो मुझे लगा कि हम तो अंधेरों की दुनिया में रह रहे हैं, पाकिस्तान में कॉन्सेप्ट ही कोई नहीं है क्लिनिकल डाइटिशियंस का। तो वहाँ से फिर मैं ये एम लेके आई थी कि मैंने जो वहाँ क्लिनिकल प्रैक्टिस सीखी है, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने वो पाकिस्तान में जाके अपनी फील्ड के न्यूट्रिशन डाइटेटिक्स के लोगों को मैंने ये ट्रेनिंग देनी है। तो तब मैंने फिर स्टार्ट किया था। ज़रा यूनिवर्सिटी का पहला बैच मेरे पास टीचर्स का आया था, उनको मैंने अलाइड में क्लिनिकल प्रैक्टिस करवाई थी। उसके बाद से लेके अब तक ऑनवर्ड माशाल्लाह 35 बैचेस को मैंने पढ़ाया है। अब आप ये देखेंगे, हमने सब ने मिल के मेजॉरिटी में ज़ाहिर हम लोग हो गए हैं। इवन के फैसलाबाद में सिर्फ 50 डाइटिशियन फैसलाबाद में क्लिनिकल प्रैक्टिस कर रही हैं। तो इससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि अब ये फील्ड कितनी जो है वो ग्रो कर रही है। और आप ही जैसे कि लोगों के प्लेटफॉर्म से हमारा जब ये पैगाम जाएगा तो लोगों को हमारी अहमियत का पता चलेगा, और वो खुद ब खुद हमारे पास आएंगे ताकि वो हमसे मशवरा करें, और हमारे साथ मशवरा करके वो अपनी ज़िंदगी के स्टाइल को जो वो बेहतर करें। सही। चलें, हमारे पास कुछ 1-2 मिनट ही हैं, तो मैं चाहूँगा कि एक आइडियल डेली रूटीन हर फर्द के लिए, एक मैच्योर फर्द 18 टू ऑनवर्ड, एक जो डेली आइडियल रूटीन है वो काइंडली बता दें। देखिए, हमें ना वी शुड थिंक बिफोर द टाइम। हम लोग क्या करते हैं कि सुबह सो के उठते हैं तो अफरा तफरी होती है कि क्या खाना है, टाइम नहीं होता जी, ऑफिस जाना है, स्कूल जाना है, कॉलेज जाना है, ज़्यादातर तो ये सीन होता है। तो मैं ये रिकमेंड करती होती हूँ लोगों को कि आप रात को ही अपना किचन जो है ना उसमें देखें, अपने जो जो चीज़ें आपने सुबह नाश्ते में लेनी है, इसको रात को ही आपने रेडी रखना है। तो नाश्ता सुबह कभी स्किप नहीं करना चाहिए। जो लोग नाश्ता छोड़ के चले जाते हैं और वो जाके दफ्तर में काम करते हैं, या यूनिवर्सिटी में बच्चे कॉलेजेस में पढ़ते हैं, तो वो अपना एनर्जी लेवल जो है ना वो अपटेक नहीं कर पाते, वो उस लेवल की परफॉर्मेंस नहीं दे सकते।
तो नाश्ता ज़रूर होना चाहिए, और हर बंदे की ज़रूरत डिफरेंट होती है। अगर मैं कहूँ सारे लोग एक ही नाश्ता करें तो दैट्स नॉट गुड, Yeah. ठीक है ना। और हर बंदा ब्रेड ले, दैट्स नॉट गुड। आप चपाती भी ले सकते हैं जो आपके घर में अवेलेबल है। अगर किसी का कोई ओल्ड एज है या उसका स्टमक ठीक नहीं है तो दलिया इज़ द बेस्ट वन। आप ओट मील ले लें, आप दलिया ले लें। इसी तरह से हमें अपने नाश्ते में अंडा भी ज़रूर रखना चाहिए। अंडा जो है ना वो एक कंप्लीट न्यूट्रिशन उसमें होती है। ये लोगों का कॉन्सेप्ट ये है कि वो खुद से कह रहे हैं कि जी ये गर्मियों में नहीं खाना चाहिए, सर्दियों में खाना चाहिए। इसमें कोई ऐसी बुरी चीज़ नहीं होती कि आप गर्मियों में खाएंगे तो आपको नुकसान होगा। उसके बाद अगर आप बाद की बात करते हैं तो आपको 11 बजे के करीब कोई फ्रूट ज़रूर खाना चाहिए। अगर आपको फ्रूट अवेलेबल नहीं है तो आप अपने ऑफिस में कुछ नट्स रख लें, कुछ भुने चने रख लें, या आप फिर वो कम से कम ये तो कर सकते हैं ना कि आप इसे बोल के छिलके के साशे रख लें। कम से कम 1 गिलास पानी में डाल के आप वो पी लें। हमारे यहाँ मैंने देखा कि दफ्तरों में ना लोग सिर्फ चाय और बिस्किट पे होते हैं ज़्यादा। तो चाय बिस्किट की बजाय हमें इस चीज़ को चेंज करना चाहिए। हमें बेकरी की चीज़ें मंगवाने की बजाय हमें फ्रूट्स और सैलड्स के ऊपर ज़्यादा रहना चाहिए। कोई हर्ज नहीं अगर आप दफ्तर में बैठ के एक गाजर खा लें, कोई हर्ज नहीं अगर आप दफ्तर में बैठ के एक छल्ली खा लें। ये अल्लाह पाक के सप्लीमेंट है, इनको को तैयार करने की भी ज़रूरत नहीं होती है, ईजिली अवेलेबल भी होते हैं। उसके बाद आपका लंच आ जाता है। लंच में कोशिश करनी चाहिए कि आप अपना पेट जो है ना पानी से पहले ज़रूर भरें, कम से कम 1 या 2 गिलास पानी पिए। उसके बाद आपके खाने में पोर्शंस होने चाहिए। ये नहीं कि 2 रोटियां 3 रखी और सालन है, दैट्स ऑल। कोशिश करें सैलड, पुदीने की चटनी दही के अंदर, और रोटी, ये सारी चीज़ें हों। और कोशिश करें कि रोटी आप अगर 2 खाते हो तो 1 रोटी खाएं। सैलड से ज़्यादा पेट को भरने की कोशिश करें। उसके बाद अगर आप कोई शाम 4-5 बजे ले लें तो 4-5 बजे आप ग्रीन टी ले सकते हैं। साथ में आप जो है अगर सुबह में आपने अंडा नहीं खाया तो फिर आप उस वक्त खा सकते हैं। आपको उस टाइम में जो है ना वो अगर छोटा एक सैंडविच खुद बना के आप घर में ले लें, या शामी कबाब ले लें, ये भी आपको अच्छी एनर्जी देगा। इसी तरह से रात को भी जो है वो रोटी ज़रूर खानी चाहिए। कुछ लोग कहते हैं कि जी रात को हमने दूध पिया और हम सो गए, तो दूध पी के आप सो गए, आपका तो मेटाबॉलिज्म स्लो हो गया। आप रात को रोटी ज़रूर खाएं, भले आप दोपहर की स्किप कर दें। दोपहर में आप सिर्फ सैलड्स भी ले लेंगे ना तो आपका बहुत अच्छा खासा गुजारा हो जाएगा। रात को रोटी खानी ज़रूरी है ताकि सारी रात आपकी इंटेस्टाइन चलती रहे। और अगर आप 1 कप दूध ले लेंगे तो फर्मेंटेशन होगी और लेग्स्टिव होगी और आपको कॉन्स्टिपेशन नहीं होगी। चलो, बहुत बहुत शुक्रिया जी मैम। लास्ट पर हमारी यूथ के लिए सिर्फ क्या पैगाम है आपका? मैं यूथ को ये पैगाम देना चाह रही हूँ कि आप इस माशरे की बुनियाद हैं और आपने आके मुल्क को चलाना है। अगर आप सेहतमंद नहीं होंगे तो आप ये सारे रोल कैसे परफॉर्म करेंगे? तो अपनी मेंटली और फिज़िकली एक्टिवनेस के लिए और हेल्थ के लिए आप ऐसी चीज़ों पे कंप्रोमाइज़ ना करें जो आपको आर्टिफिशियल और सिंथेटिक चीज़ें मिल रही हैं। कभी कभार आप ज़रूर एंजॉय करें, लेकिन ये जो डेली रूटीन आजकल बच्चों ने बनाई हुई है कि वो ऑनलाइन मंगवा लेते हैं सारा कुछ घर में बैठ के, तो दिस इज़ नॉट गुड। कोशिश करें कि अपने घर का खाना खाएं या फिर वो वैरायटी खाएं जो आपको लगता हो कि ये आपको नुकसान नहीं देगी। तो सिंथेटिक चीज़ों की तरफ मत जाएं। और ये जो कोल्ड ड्रिंक्स हैं आजकल जिसे एनर्जी ड्रिंक कहा जाता है, उसमें कोई एनर्जी नहीं होती, इसको ज़रा अवॉइड करें। बहुत बड़ी मिथ है। बहुत बहुत शुक्रिया जी मैम सुरैया इख्तियार, आप हमारे साथ ही, बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू जी। ओके जी सामीन, आज का जो प्रोग्राम था यहीं पर इख्तिताम पजीर होता है। ज़ैन अली को दें इजाज़त। होप सो आपने बहुत कुछ सीखा होगा, मैंने बहुत कुछ सीखा है। मुझे दें इजाज़त, इंशाल्लाह फिर होती है मुलाकात, बशर्ते ज़िंदगी बशर्ते हालात। अल्लाह निगहबान।